हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को देखने वाले हैं। तो ये जो हमारी थ्योरी थी ये टी.एस. इलियट ने दी थी एंड ये कहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक एक एसे के सेकंड पार्ट में मेंशन्ड है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो इस पे तो मैंने कोई फ़िलहाल वीडियो नहीं बनाई है, बट अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है तो ज़रूर से मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बनाने का। एंड सॉरी फॉर वॉइस क्लैरिटी, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो वो आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो थ्योरी थी हमारी इज़ टेकन फ्रॉम, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से ली गई है। दिस एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ लिटरेरी जर्नल कॉल्ड, ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक एसे थी ये पहले पब्लिश की गई थी एक लिटरेरी जर्नल में जिसका नाम था द इगोइस्ट, जो कि 1919 में पब्लिश हुआ था। एंड लेटर पब्लिश्ड इन हिज बुक, इन हिज फर्स्ट बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो टी.एस. इलियट की पहली जो किताब थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, उसमें भी ये ऐसे पब्लिश था। तो वो किताब का नाम क्या है, द सेक्रेड वुड, जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी। अब आते हैं हम लोग हमारे थ्योरी पे या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी पे कि ये आखिर है क्या। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वर्क। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो चीज़ों का मतलब जानते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वर्क होता क्या है। तो असब्जेक्टिव यानी कि पर्सनल वर्क इज़ वन, यहाँ पे वर्क मतलब काम नहीं, यहाँ पे वर्क मतलब कोई सा भी मतलब टेक्स्ट हो गया, पोयम हो गया, नॉवेल हो गया, वो जो बोलते हैं ना हम लोग साहित्य में वर्क, जो वो वाला वर्क है। तो अ सब्जेक्टिव वर्क इज़ वन इन विच द author incorporates personal experiences or projects into the narrative of his or her personal disposition, judgment, values and feelings। यानी कि पर्सनल वर्क ऐसा होता है जिसमें कि जो ऑथर होता है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग को उसमें दिखाता है, दर्शाता है अपने वर्क में। आगे है ऑब्जेक्टिव वर्क क्या है, तो ऑब्जेक्टिव वर्क होता है इम्पर्सनल, यानी कि इन विच द ऑथर प्रेजेंट्स द इन्वेंटेड सिचुएशन, यानी कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है, वो जो भी बताता है वो इन्वेंटेड होता है। इन्वेंटेड यानी फिक्शनल होता है, काल्पनिक होता है। और द फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड अंडरटेक्स टू रिमेन डिटैच्ड एंड नॉन कमिटल। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि ये जो सब्जेक्टिव वर्क है इसमें तो जो ऑथर होता है वो कमिटेड होता है, क्योंकि वो उसके वर्क को पढ़ के ही पता चलता है कि भाई उसका कैसा अभी फीलिंग होगा, कैसा वैल्यूज़ होगा। लेकिन ये जो इम्पर्सनल वर्क है इसमें ऑथर से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये जो फिक्शनल है, सब कैरेक्टर भी फिक्शनल है, उसका थीम भी फिक्शनल है, सब कुछ काल्पनिक है। आगे है T.S. Eliot says that the artist must continuously surrender himself to something which is more valuable. Next है देन हिम, यानी कि टी.एस. इलियट कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को हमेशा ऐसे चीज़ों के लिए सरेंडर करना चाहिए जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी ट्रेडिशन, वो कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आर्टिस्ट का जो पर्सनैलिटी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन। उसका जो आर्टिस्ट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन है जो कि सालों से चला आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इलियट अ पोएट मस्ट फॉरगेट हिज पर्सनल जॉयज एंड सॉरोज एंड बी एब्जॉर्ब इन एक्वायरिंग ए सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मस्ट एक्सप्रेस इट इन हिज पोइट्री। तो इलियट कहते हैं कि एक पोएट को सब कुछ अपना पर्सनल सुख दुख सब भूल करके एक ऐसे माहौल में ढल जाना चाहिए जिसमें कि वो ट्रेडिशन का बात करे और वो उसे अपने पोइट्री में दर्शाए भी। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि इम्पर्सनल वर्क लिखने के लिए पर्सनल जॉयज बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। आगे है ही डिफर्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। ये जो वर्ड्सवर्थ से डिफर करते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। लेकिन टी.एस. इलियट तो ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें अपने फीलिंग से दूर रहना चाहिए ऑथर को। आगे है अब यहाँ पे आता है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे में इलियट फर्दर डेवलप्स हिज थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। अब वो क्या करते हैं, ही कंपेयर्स द माइंड ऑफ द पोएट टू ए कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन टू द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं और उसमें जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये कैटलिस्ट का कंपेरिजन कर रहे हैं ये माइंड ऑफ द पोएट से, पोएट के दिमाग से, और वो जो प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं पोइटिक क्रिएशन से।
आगे है, जस्ट एज द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट अलोन, जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन एक कैटलिस्ट के मदद से खुद ब खुद टेक प्लेस करता है, वैसे ही पोएट्स माइंड इज ऑल्सो द कैटेलिटिक एजेंट फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट इमोशंस इनटू समथिंग न्यू। तो उसी प्रकार से जो कवि का जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो एक कैटेलिस्टिक एजेंट की तरह ही है जो कि रिएक्शन को कराने में मदद करता है। आगे है, फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि देयर इज ए जार, एक जार है जिसमें कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। दीज टू गैसेज, ये दोनों जो गैसेज कंबाइन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, SO2 + O2 गिव्स H2SO3। तो these two gases combined create sulfuric acid only when a fine filament of platinum is introduced into the jar। तो जब हम लोग प्लेटिनम को इंट्रोड्यूस करते हैं उस जार में, यानी कि प्लेटिनम एक थिन फिलामेंट को जब जार में डालते हैं तो हमारा H2SO3 प्रोड्यूस होता है। लेकिन द कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द पीस ऑफ प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। बट दिस मेटल इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, लेकिन प्लेटिनम खुद ब खुद कोई भी चेंज को महसूस नहीं करता, ये चुपचाप आता है और SO2 + O2 को कंबाइन करने में हेल्प करता है ताकि वो H2SO3 बना दे, लेकिन ये खुद ब खुद अपने ऊपर कोई भी असर नहीं होने देता है। इट रिमेन्स इनर्ट, नेचुरल एंड अनअफेक्टेड, ये इनर्ट होता है, नेचुरल रहता है और अनअफेक्टेड रहता है। हैंस द माइंड ऑफ द पोएट इज लाइक ए कैटेलिटिक एजेंट, इसलिए कहते हैं कि जो कवि का दिमाग होता है वो भी इसी के तरह है। वो एक पोएटिक क्रिएशन में मदद तो करता है, लेकिन वो उसका दिमाग चुपचाप वो काम करता है और अफेक्टेड नहीं रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है उस वर्क से। दो इट इज़ नेसेसरी फॉर कंबाइनिंग द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस टू टेक प्लेस, येट इट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। देखा, मैंने कहा था ना कि खुद ब खुद कोई अंडरगो नहीं करता है चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कॉम्बिनेशन। आगे है, द माइंड ऑफ ए पोएट कॉन्स्टेंटली फॉर्म्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इनटू न्यू होल्स, बट दिस न्यू कॉम्बिनेशन डज नॉट कंटेन इवन ए सिंगल ट्रेस ऑफ द पोएट्स माइंड, यानी कि जो पोएट का जो दिमाग होता है वो नए नए इमोशंस को, नए नए फीलिंग्स को, नए नए थॉट्स को लाता है। दिमाग में तो हमेशा कोई ना कोई थॉट चलते रहता है, वो उसे कंबाइन करके कुछ नया भी बनाता है, लेकिन उसका उसके पोएट के माइंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। जस्ट एज द न्यूली फॉर्म्ड सल्फ्यूरस एसिड डज नॉट कंटेन एनी ट्रेस ऑफ प्लेटिनम, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेटिनम का कोई ट्रेस नहीं होता, जबकि ये प्लेटिनम ही है जिसकी वजह से वो सल्फ्यूरिक एसिड बना है। इन द केस ऑफ ए यंग एंड इमेच्योर पोएट, हिज माइंड, हिज पर्सनल इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस में फाइंड सम एक्सप्रेशन इन हिज कंपोजिशन। वो कहते हैं कि अगर कोई नया नया कवि हो या फिर इमेच्योर कवि हो तो हो सकता है कि उसका दिमाग और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसके वर्क में झलक जाए। The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना परफेक्ट वो आर्टिस्ट होगा उतना ही वो सेपरेशन दिखेगा हम लोगों को, किसमें? द मैन हु सफर्स, यानी कि उसका पर्सनल फीलिंग, पर्सनल सुख दुख, उसमें सेपरेशन दिखेगा। और द माइंड विच क्रिएट्स, यानी कि जिस माइंड का यूज करके वो पोइट्री लिखा है वो दोनों कम्प्लीटली अलग होगा। वो अपने सुख दुख को, सब कुछ गम को भुला करके वो वर्क को लिखेगा, यानी कि दोनों में बिल्कुल फर्क रहेगा। अंत में इलियट कंक्लूड करते हैं कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। दस इलियट डज नॉट डिनाई इमोशन। तो इलियट क्या कहते हैं कि इमोशन से वो इनकार नहीं करते हैं। ही ओनली ट्राइज टू डीपर्सनलाइज इमोशंस। वो बस इतना बताना चाहते हैं कि ये जो इमोशंस है ये इसका पर्सनल प्रभाव कोई नहीं पड़ना चाहिए वर्क पे। देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी गायब हो जानी चाहिए आपके वर्क से। This impersonality can be achieved only when the poet surrenders himself completely to the work that is to be done। तो ये जब impersonality ये कैसे आएगा? तभी आएगा जब पोएट अपना संपूर्ण समर्पण कर दे किस और? तो अपने काम की ओर। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।